हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और टेस्ट योरसेल्फ की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको क्या करना है, एक पेन और नोटबुक लेकर के तैयार रहना है। आज हम करने वाले हैं क्विज़, और क्विज़ हम करेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो प्रीलियम्स में 2 और मेंस में 5 से 10 के बीच पूछे जा सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा होता है अगर आप अपनी फिल इन द ब्लैंक्स को इम्प्रूव करें तो। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स इंप्रूव करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना वोकैब, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, इसके बाद ग्रामर। सो इन सभी का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स बनाए जाते हैं। चलिए अपने आप को टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि आपका कितना स्कोर हुआ है आज और कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। सो आप लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। नेवर फॉरगेट टू रिव्यू दिस वीडियो माय एनी लेक्चर, ओके। सो आज मैंने कुछ बहुत अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं ग्रामर और वोकैब बेस पे, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस क्लास को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर ए डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। सो दोनों पति पत्नी वॉक के लिए जाते हैं बिफोर ए डिनर। सो वॉक हमारा नाउन हो गया, वर्ब का यूज नाउन की तरह हो सकता है, ये आर्टिकल इसके लिए आया है। सो हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, राइट। सो यानी कि खाना खाने से पहले वॉक पे गए। सो किस प्रकार के वॉक पे गए आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिस्क, वाइब्रेंट, वाइवेशियस या स्लो। सो वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जेटिक, वाइवेशियस भी मतलब होता है एनिमेटेड, सजीव, लाइवली, मतलब वो भी फुल ऑफ एनर्जी। सो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको वोकैब पता है तो। ये वोकैब का खेल है, ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं, एक है आपका ब्रिस्क, एक है आपका स्लो। सो स्लो का मतलब होता है धीरे किसी भी काम को करना, और ब्रिस्क का मतलब है फुर्ती से करना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्क, क्योंकि डिनर से पहले स्लो वॉक नहीं होता है, एक फास्ट वॉक होता है, फुर्ती से लोग चलते हैं ना, ब्रिस्क वॉक करते हैं डिनर से पहले। सो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिस्क। अगला सेंटेंस है हमारा, I guess people do not realize the dash aspects of cheating। चलिए अब वीडियो पॉज करिए और पॉज करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका वोकैब से रिलेटेड है, राइट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से आप ट्राई करिए। चलिए आई होप आपने ट्राई किया हो। अब देखिए, आई गैस मेरा अंदाज़ा है, पीपल डू नॉट रियलाइज, पीपल लोगों को आभास नहीं होता, रियलाइज नहीं करते कि क्या रियलाइज नहीं करते, द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ चीटिंग। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, मतलब जैसे कोई रिजल्ट वगैरह हो गया ना, कॉन्सिक्वेंसेज। चीटिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको नहीं समझते। अब उस एस्पेक्ट किस प्रकार के पहलू की बात की जा रही है, फार रीचिंग, मेकिंग, मैंशनिंग या रीचिंग। सो मेकिंग एस्पेक्ट्स और मैंशनिंग एस्पेक्ट्स तो आप क्लियरली कैंसिल कर सकते हैं, सीजीएल में ऐसा ही होता है। 2 ऑप्शन तो आप बहुत आसानी से आप कैंसिल कर देंगे। अब बचा रीचिंग या फार रीचिंग। रीचिंग का मतलब तो होता है ना, रीच का 4th फॉर्म ING। फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी। क्या मतलब होता है इसका, दूरगामी। जैसे बोलते हैं ना, एक बोलते हैं लंबे समय तक प्रभाव, लॉन्ग टर्म। सो वो होता है फार रीचिंग। फार रीचिंग एस्पेक्ट्स मतलब लंबे समय तक पड़ने वाला प्रभाव, इस तरीके से। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, सर्चिंग फ्रैंटिकली टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेल्स एंड कैश, द बर्गलर्स प्रोसीडेड टू द एंटायर हाउस। अब फिर से वीडियो पॉज करिए, इसका आंसर दीजिए, ये भी वोकैब से रिलेटेड है। आई होप आपने अटेम्प्ट किया हो। देखिए, सर्चिंग फ्रेनेटिकली यानी कि
फ्रेनेटिकली सर्च करते हुए, फ्रेनेटिकली मतलब होता है ना थोड़ा जैसे आउट ऑफ कंट्रोल काइंड ऑफ, सो उस तरीके से सर्च करते हुए क्या करने के लिए, टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेल्स एंड कैश द बर्गलर्स, बर्गलर्स मतलब होते हैं चोर लुटेरे जो घर में घुस जाते हैं, प्रोसीडेड टू डैश द एंटायर हाउस, पूरे हाउस को उन्होंने कुछ किया, प्रोसीडेड टू डू, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आनी चाहिए। सो अब यहाँ पे देखिए ग्रामर से, ग्रामर नहीं ये भी वोकैब सही है। सो क्या किया होगा उन्होंने पूरे हाउस को, प्री, रैंसैक, सीक, पोच। इसकी मीनिंग देखिए, एक वर्ड होता है प्रे, PREY, जिसका मतलब होता है शिकार करना या शिकार, हंट। ये हो गया प्रे, इसका मतलब होता है बेसिकली जैसे पीप इंटू करते हैं ना, ताका झांकी। पोच एक अच्छा वर्ड है, पोच का मतलब होता है जैसे कि स्मगलिंग वगैरह करते हैं ना जानवरों की, जैसे जानवरों का खाल वगैरह को जो उनको मार करके निकाल के लिया जाता है उसको पोचिंग कहते हैं। या फिर जैसे कोई मान लीजिए कि एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, दूसरी कंपनी ने उसको ज़्यादा पैसे देकर के अपनी साइड कर लिया, उसको भी पोचिंग कहते हैं। रैनसैक का मतलब होता है, जैसे मैं इसको हिंदी में कैसे बताऊं, एक्सप्लेन कर देता हूं, किसी चीज़ को, किसी जगह को पूरा का पूरा अस्त व्यस्त करना, कुछ ढूंढते हुए, कुछ ढूंढते हुए क्या करना, किसी भी चीज को पूरा का पूरा अस्त व्यस्त कर देना। सो आपको आपका आंसर मिल गया रैंसैक। रैंसैक का मतलब क्या होता है, रैंसैक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उलट पुलट कर देना, कुछ ढूंढते हुए। सो चोर ने क्या किया, प्रोसीडेड टू रैंसैक द एंटायर हाउस। अब अगर आपको मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट जा करके अगले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द मिडल ईस्ट जॉब मार्केट ऑलवेज बीन ए डैश डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। चलिए पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए, देखिए कितना आंसर कर सकते हैं आप। ये भी वोकैब से रिलेटेड है। द मिडल ईस्ट जॉब मार्केट, यानी मिडल ईस्ट आप समझ गए, गल्फ कंट्रीज को बोला जाता है। वहाँ की जो जॉब वाली मार्केट है, हैज़ ऑलवेज बीन ए डैश डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस। आप जानते हैं कि इंडिया से लोग बहुत जाना पसंद करते हैं गल्फ कंट्रीज में जॉब करना। सो किस प्रकार के, ऑलवेज बीन ए डैश डेस्टिनेशन, किस प्रकार के डेस्टिनेशन की बात कर रहा है ये हमें पता होना चाहिए। सो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ल्यूक्रेटिव, लग्जरी, वेल्दी या कॉस्टली। सो कॉस्टली डेस्टिनेशन तो नहीं होगा, राइट। अगर जाना पसंद करते हैं तो कॉस्टली कैसे होगा। वेल्दी, यहाँ पे शरीर की जो वेल्थ है, मतलब सॉरी पैसों से जो वेल्थ है आपका, मनी है, उसकी बात की जा रही है। लेकिन मनी डेस्टिनेशन या वेल्दी डेस्टिनेशन, चलिए ठीक है, आपको लग सकता है इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसका आंसर लग्जरी दे दिया है तो आपका आंसर गलत है। इसका आंसर होगा, लग्जरी का मतलब होता है कोई चीज़ पूरी किसी चीज़ से फुल हो, चाहे पैसों से हो या कोई सुख सुविधाओं से हो, है ना। इसका राइट आंसर होगा ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव कैसे होगा, देखिए ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, अट्रैक्टिव, लाभदायक। सो जो डेस्टिनेशन था हमेशा से प्रॉफिटेबल या लाभदायक, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस रहा है। सो द राइट आंसर इज ल्यूक्रेटिव। आगे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए जरा इसको और फिर उसके बाद बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है। वी स्टिल हैव नॉट गिवन अवर डैश टू कंडक्ट द सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अवर स्टेट। क्या बोल रहा है, वी स्टिल, अभी भी, हैव नॉट गिवन, हमने नहीं दिया है, हमारा नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, डैश टू कंडक्ट द सर्वे, जिस ताकि आप सर्वे कर सकें, ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन आवर स्टेट, हमारे राज्य में जो स्टेट है उसको सर्वे करने के लिए अभी तक हमने अपना नहीं दिया है।
यहाँ पे आप देखेंगे टू लगा हुआ है। सो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो दिया जाएगा ताकि उसके बाद सर्वे कर सकें और उसके बाद प्रीपोजिशन टू आता हो। सो रिक्वेस्ट के बाद कंसेंट, प्रोजेक्शन, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। सो प्रावधान तो नहीं होगा, आप इसको क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोजेक्शन नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास बचा रिजेक्ट और कंसेंट, सॉरी रिक्वेस्ट और कंसेंट। देखिए ध्यान से, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुमति लेना। सो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमने अनुमति नहीं ली या अनुमति नहीं, रिक्वेस्ट मतलब होता है ना थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन कंसेंट का मतलब होता है सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति, और इसके बाद प्रीपोजिशन टू भी आता है। सो अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होना चाहिए रिक्वेस्ट या कंसेंट। सो हमने अपना कंसेंट नहीं दिया। रिक्वेस्ट दिया नहीं जाता है, रिक्वेस्ट मांगा जाता है, कंसेंट दिया जाता है। कंसेंट मतलब होता है अप्रूवल, काइंड ऑफ सहमति। सो ये इसका राइट आंसर है। अगला सेंटेंस चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, वी स्टिल, रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अगला कर लेते हैं। चलिए करिए इसे, वीडियो पॉज करिए और जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये इजी है, ये आपका प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? प्रीपोजिशन से। आई होप आपने अटेम्प्ट किया हो इसका आंसर। देखिए जेन इज नॉट, सॉरी जेन इज एनॉयड। एनॉयड का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, और इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, यानी ये पैसिव वॉइस है। क्लियर है? क्योंकि जैनी इज एनॉयड, जैनी जेन किसी को एनॉय कर नहीं रही है, जैनी इज एनॉयड। अब यहाँ पे हमें देखना है क्या आंसर होगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जेन एनॉयड के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। ऑन आएगा या विद आएगा या अगेंस्ट आएगा या ओवर आएगा। सो एनॉय के बाद जो प्रीपोजिशन आता है ये आएगा आपका एट आ सकता है और विद आ सकता है। सो एट तो ऑप्शन में है नहीं, सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एट समथिंग होता है और विद समवन होता है। अगर कोई व्यक्ति से आप इरिटेट हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं, सो विद समवन। आई एम एनॉयड विद यू। सो विद मी यहाँ पे लिखा हुआ है यानी समवन, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए। द एक्ट्रेस इज, अच्छा मैं जाने मतलब एक इस सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैं शायद 3 दिन, शायद 4 तारीख तक, 4 फ़रवरी तक मैं बिज़ी रहूँगा। सो शायद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं कहीं जाना है मुझे, और वहाँ जाने के साथ मैं अपना लैपटॉप नहीं लेके जा सकता। इन केस अगर मैं लैपटॉप लेके चला भी जाऊँ तो वहाँ पर मुझे वाईफाई की सुविधा शायद ना मिले, और मोबाइल के डाटा से तो पॉसिबल नहीं है कि हम वीडियो अपलोड कर सकें। वो 7-7 घंटे 8-8 घंटे लग जाते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि सेलफोन में ही बनाकर कोई छोटा सा डाल दूँ, बट अगर नहीं हो पाया सो उसके लिए सॉरी इन एडवांस। सो चलिए अब चलते हैं हम अपने सेंटेंस की तरफ। द एक्ट्रेस इज डैश that she will be spending her birthday with her husband and other dash of the family। यहाँ पे 2 आपको fill in the blanks दिए हुए हैं, और जब भी 2 जगह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 2 जगह आपसे fill in the blanks पूछा जाए, सो आंसर करना बहुत इजी हो जाता है। जी हाँ, इजी हो जाता है। आपने अब तक आंसर ढूंढ भी लिया होगा। इसका क्या आंसर है? इसका ऑप्शन नंबर सी है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो with her husband and other dash of the family, so elements people member partner, इनमें से members ही होता है ना, members of the family। जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक में ही दिया हुआ है तो यही आंसर हो सकता है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। The actress is thrilled that she will be spending her birthday with her husband and other members of the family। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज तो नहीं होगा ना, कंफ्यूज तो नहीं होगा जब वो अपने फैमिली के साथ बर्थडे स्पेंड करेगी। मंडेन भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है नीरस, मतलब बैनल बोल सकते हैं, टेस्टलेस बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे
एक्सटैटिक। एक्सटैटिक बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हैप्पी होना, इलेटेड होना, और इसका ना स्पेलिंग भी बहुत पूछा जाता है। तो एग्जाम में ना आपको ई के बाद क्या कर देगा, ई के बाद आपको एस लिख देगा या सी लिख देगा या डबल सी डबल एस। सो ध्यान रखिएगा, पहले ई होता है फिर एस, सॉरी फिर सी होता है, क्योंकि एक्सटैटिक होता है ये, एक्सटैटिक। सो फिर यहाँ पे सी आता है। तो आप स्पेलिंग के वे से भी इसको ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है सीजीएल में। अगला देखिए, द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। अब आपको मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत अच्छा वर्ड है। मेंस में भी ऐसा एग्जाम आ चुका है, एक मेंस में एक एग्जाम मैंने पढ़ा था सेट में, वो क्या था, वो प्राइड, उसमें प्राइड था। और जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले तो आपको इसका आंसर ढूंढना है, नहीं मिला है तो फिर पूरा अच्छे से इसको सुनिए जो मैं बता रहा हूं। द डैश ऑफ पपीज इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। यहाँ पे ना वर्ब इज है, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होना चाहिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मतलब इस पपीज को काउंट नहीं करेंगे। सो द डैश ऑफ पपीज, सो ये इसका आंसर आपको मिलेगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। इसमें क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के ग्रुप को एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम दे दिया जाता है जो सिंगुलर होता है, जैसे जूरी, जहां पर जो जजेस के बेंच होती हैं जिसपे दो से मतलब एक से अधिक जज बैठते हैं, सो उस पूरे ग्रुप को जूरी बोल दिया जाता है, ये सिंगुलर होता है। अगर मैं लगा दूं आपका एक, मैं बता दूं हर्ड, हर्ड बोला जाता है मवेशियों के झुंड को, है ना। इसके अलावा मैं आपको बोल दूं पैक, पैक ऑफ कार्ड्स होता है, यानी जो पैक ऑफ हाउंड्स होता है, यानी जो कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, ताश वगैरह हम खेलते हैं, उसके ग्रुप को कहा जाएगा पैक। उसी तरीके से गैंग कहा जाता है जो बर्गलर्स होते हैं, लुटेरे होते हैं, डेकॉइट होते हैं, गुंडे होते हैं, उनके ग्रुप को गैंग कहते हैं। ग्रुप तो किसी भी ग्रुप को कहते हैं, और लिटर नहीं होता कोई ग्रुप पर्टिकुलर। और जो बचा आपका आंसर नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये आपका आंसर है। अब कई लोग ना इसको आंसर करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि लिटर का मतलब कचरा भी होता है। लिटर का मतलब क्या होता है? कचरा। सो इस अगर किसी को मान लीजिए लिटर मीनिंग पता है तो वो डेफिनेटली लिटर नहीं करेगा, लेकिन लिटर आंसर इसका होगा, क्योंकि जो पपीज होती हैं, यानी जो कुत्ते के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनके ग्रुप को कहा जाता है लिटर। और जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो पूछा गया था प्राइड, ये कहते हैं लायंस। लायंस के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे क्या मतलब बच्चे हैं, उनके ग्रुप को प्राइड कहते हैं। आपको मुझे बताना है ब्रूड किसे कहते हैं, ब्रूड और ड्रोव। ये पूछा गया है सीजीएल CHSL 2021 में। सो 2022 में भी पूछा जा सकता है। आप देख रहे हैं इस तरीके से ग्रुप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ग्रुप वर्ड्स होते हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो आपको मुझे इन दोनों का मतलब बताना है क्या होता है। नहीं पता है तो जल्दी से जाइए, सर्च करिए और इसको अपना नॉलेज में आप इसको कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछ सकता है ये क्या क्या बताना है, ब्रूड और ड्रोव। चलिए अगला है हमारा वी शैल गो। इसको भी आप खुद से अटेम्प्ट करिए। वी शैल गो फॉर ए पिकनिक इफ द वेदर डैश गुड। देखिए ये जो है ये आपका वर्ब यानी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है, सेंटेंस है ये, वर्ब से रिलेटेड। सो वी, आप शैल को ना विल भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल गो फॉर ए पिकनिक, वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, हम पिकनिक पर जाएंगे। इफ, यदि, द वेदर डैश गुड। सो वेदर वॉज गुड, हैज बीन गुड, हैड बीन गुड, गुड इज गुड। सो आप देखेंगे कि जो शैल है ये फ्यूचर है। सो फ्यूचर है तो इसका मतलब यहां पर मैं पास्ट नहीं यूज कर सकता। अगर पास्ट यूज करना होता तो शैल की जगह लिखा होता फिर वुड, ठीक है। सो वॉज कहां है मेरा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया क्योंकि पास्ट है। हैज बीन तो होगा नहीं, हैज बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पैसिव या फिर V1 आएगा। सो ये पैसिव का आपका स्ट्रक्चर है। इज यहाँ पे राइट आंसर है, सिंपल बोल रहा है, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है कि हम पिकनिक पे जाएंगे यदि वेदर अच्छा रहता है तो। और ये आपने कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है, ये हमने करवाया हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस। आप जा करके
आप सर्च कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस मैथ्स बाय आशीष सर। आप उस लेक्चर को देखिएगा, वहां हमने बताया था कि अगर एक स्ट्रक्चर आपका सिंपल फ्यूचर होता है और उसको हम इफ क्लॉज या व्हेन वगैरह से जोड़ेंगे तो बाद में हमारा सिंपल प्रेजेंट पूछा जाता है। सिंपल प्रेजेंट का हम यूज करते हैं। सो आप इस वे में भी कर सकते थे। क्लियर है ये बात? अगला देखिए, अगला है आपका ही डैश हिज फादर। सो वह अपने फादर से कुछ करता है। अब ये जो है ना, टेक्स बैक, टेक्स आउट, टेक्स आफ्टर, टेक्स ऑफ, सो आपको मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये जो है आपका फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फ्रेजल वर्ब से। सो फ्रेजल वर्ब भी हम करवा ही रहे हैं, है ना, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। सो टेक्स बैक, टेक्स आउट, टेक्स ऑफ, टेक्स आफ्टर। सो अगर आपने फ्रेजल वर्ब कर रखा होगा सो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर है टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब होता, टेक आफ्टर का मतलब होता है हूबहू किसी के जैसा होना, एकदम बिल्कुल एम्यूलेट करना, बिल्कुल कार्बन कॉपी होना, बिल्कुल। ठीक है, एकदम रेप्लिका बोल सकते हैं आप। कितना अच्छा वर्ड है ना रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब भी होता है एकदम बिल्कुल किसी का डिट्टो कॉपी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, आई डैश योर पेरेंट्स दैट आई वुड टेक केयर ऑफ यू। आई डैश योर पेरेंट्स, पेरेंट्स से कुछ किया, यानी यहां पे हमें चाहिए वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब। दैट आई वुड टेक केयर ऑफ यू, कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। सो ये आपका ग्रामर से रिलेटेड है। ग्रामर हो क्या दोनों इसमें एक साथ आ गया। देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा ऑप्शन ना इजी सा दे रखा है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस भी आपको दे सकते हैं। आपको देखना है कि यहाँ पे वुड है। अगर यहाँ पे वुड है सो यहाँ स्टार्टिंग में पास्ट होना चाहिए। सो आई डैश योर पेरेंट्स, कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। सो क्या किया होगा अपने पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से। अलर्ट, फोर्स्ड, सैड या प्रोमिस्ड। सो प्रोमिस्ड सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है, यही आंसर होना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर भी है। अलर्ट तो मतलब होता है किसी को अलर्ट करना, फोर्स्ड जबरदस्ती, सैड कहना। सो इसका राइट आंसर है प्रोमिस्ड। अगला देखिए, इसको भी आप पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ए ट्रू सेलिब्रिटी इज वन who is able to bring a certain spirit into daily life, inspiring and dash joy to those around। यहां पे ध्यान दीजिए, those around, यानी कि एक सच्चा सेलिब्रिटी वही होता है जो आप आस those around जो हों उनके लाइफ में ला सके सर्टेन स्पिरिट, इंस्पायर कर सके, और डैश जॉय टू लाइफ। जॉय मतलब क्या होता है? खुशियां, यानी और खुशियों को कुछ कर सके, उन आसपास के लोगों पे जो खुशियों हैं उनको कुछ कर सके। सो क्या कर सकते हैं? खुशी को क्या कर सकते हैं? ऑप्शन पढ़िए सारा। रेडिएटिंग, क्लाउडिंग, इंस्पायरिंग, इंक्रीजिंग। आपने इंक्रीजिंग आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपका आंसर गलत हो गया। इंक्रीजिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, लेकिन हमारे पास इससे भी अच्छा ऑप्शन है। इंस्पायरिंग नहीं होगा, क्लाउडिंग नहीं होगा, इसका आंसर है रेडिएटिंग। आपने वर्ड पढ़ा होगा रेडिएशन। रेडिएशन क्या करता है? रेडिएशन किसे बोलते हैं? रेडियोधर्मी तत्व बोलते हैं ना, जो अपने आसपास एनर्जी को ग्लो करता है। जो आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछता है ना कि रोड पर रात को एक्सीडेंट से बचाने के लिए चमकने वाली चीजें लगा दी जाती हैं। किस चीज का बना होता है? रेडियम का। सो वो वहीं से बना है, मतलब एक तरीके से वो जलती है। सो रेडिएट करने का वो रेडियम हो गया, लेकिन ये रेडिएट हो गया। रेडिएट का मतलब होता है फैलाना, फैलाना, ऊर्जा फैलाना, या कोई चमकती चीज जो लोगों के आसपास एकदम उजाला भर दे, उस तरीके से बोला जा रहा है। सो ग्लो करवाना, जो जॉय को फैलाए, ग्लो करवाए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेडिएटिंग। अगला देखिए, मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न डैश द ट्रूथ इज अदरवाइज। ये भी आप एक तरीके से ग्रामर बोल सकते हैं, खुद से अटेम्प्ट करिए इसको। चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया हो। देखिए, मैनी ऑफ अस,
अच्छा मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, मुझे बीच में ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार क्या हुआ था अभी एसएससी 2021 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन था ये, कॉमन एरर। उसमें ना ऐसे लिख दिया था मच ऑफ अस, शायद सीपीयू में पूछा था, मच ऑफ अस लिख दिया था। सुना, ये एरर था मच ऑफ अस। क्यों? क्योंकि अस का मतलब हो गया हम लोग, और हम लोग क्या होता है, काउंटेबल होता है, और हम लोग क्योंकि काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ मच नहीं मैनी का यूज किया जाता है, और यहाँ पे देखिए मैनी है तो सही है। मैंने सोचा बस थोड़ा बता दूं आपको इसके बारे में। अब आप इसको पढ़ करके पॉज करके आंसर दीजिए। मैनी ऑफ अस बिलीव दैट साइंस इज समथिंग मॉडर्न। बहुत सारे हम में से लोग ऐसा मानते हैं कि जो साइंस है वो नए जमाने की चीज है, आधुनिक है। डैश द ट्रूथ इज अदरवाइज। ये कह रहा है नए जमाने की चीज, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रूथ, जो सच्चाई है वो कुछ और ही है, अपार्ट फ्रॉम देन। इसका मतलब होता है डिफरेंट, अलग, अपार्ट फ्रॉम देन, उससे अलग है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट कर रहा है नए को, ये बोल रहा है नया है, और ये बोल रहा है पुराना है। जो सच्चाई है वो पुराना है। क्या आंसर आएगा? आपने क्या मतलब क्या लगाया है आंसर? इफ, एज इफ, अनलेस, बट। देखिए ये बोल रहा है हम में से बहुत लोग बिलीव करते हैं नया है, लेकिन सच्चाई में साइंस पुराना है। क्या दोनों सेम चीज है? नहीं, दोनों अलग चीज है। जब दोनों अलग चीज हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उसके लिए कॉन्ट्राडिक्ट, अलग अलग चीजों को दर्शाने के लिए हम बट का यूज करते हैं, BUT, बट। हमें से बहुत सारे लोग मानते हैं कि मॉडर्न है साइंस, लेकिन सच्चाई जो है कुछ और है। क्योंकि साइंस तो पहले भी था ना, आग जलाना या जो भी चीजें पहले थी वो सारे साइंस थी। वो तो अब इसको हम थोड़ा डिस्कवर करते जा रहे हैं। और हमारे जो सनातन है उसमें तो आपने देखा होगा कि साइंस की कितनी सारी बातें की गई हैं। हमने 9 प्लैनेट्स खोजे थे, जो वो क्या लगता है, वो ग्रहण लगता है, धरती घूमती है, धरती गोल है, सारी बातें हमने पहले ही बता दी थी। तो क्योंकि साइंस इज नॉट समथिंग मॉडर्न, राइट। आपका आंसर हो जाएगा बट। दोस्तों मैंने आपको बताया है, सॉरी मांग लिया है। मैं अगले 4 तारीख तक शायद मैं वीडियो नहीं आप लोगों को दे पाऊंगा। उसके बाद मैं एक बहुत ही स्पेशल टाइप की क्लास ला रहा हूं आपके लिए, एकदम मतलब टेस्ट योरसेल्फ टाइप का। वो स्पेशली इंग्लिश के लिए होगा, और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो MTS हो, वो चाहे CHSL हो, चाहे वो CGL हो या CPO हो, आपको बहुत मजा आएगा देख करके इंग्लिश की वो क्लास। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके रखिए, और आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा उनको भी बेनिफिट हो और हमें भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले। तो चलिए आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।